अमेरिका और इजराइल की फौज एक साथ ईरान के कई शहरों पर बमबारी कर रही है। बुशहर में इजरायली फाइटर जेट भयंकर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। शिराज पर भी अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है। कराज, तबरीज और उर्मिया में भी इजराइल और अमेरिकी फौज के हमलों की तस्वीरें आ रही हैं। करमनशाह में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। उधर तेहरान पर अमेरिका और इजराइल की फोर्स ने बड़ा अटैक किया है। तेहरान में IRGC के ठिकानों पर बमबारी लगातार हो रही है। ये तीन तस्वीरों के जरिए आप जंग के हालात समझे। तेहरान पर एक तरफ इजराइल और अमेरिका का संयुक्त हमला बड़ी बर्बादी लेकर आ रहा है, लेकिन तेल अवीव और यरूशलेम भी अगर आप यूं कहें कि बच गया है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ईरान का जो पलटवार है वो अकेला इन तमाम देशों से भिड़ने के लिए आमादा है। अमेरिकी बेसिस पर अटैक की तस्वीरें सामने आ रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दूं, सऊदी अरब से आ रही है। सऊदी अरब में ईरान ने फिर से हमला किया है। सऊदी अरब के रियाद पर ईरान ने नया हमला किया है। ईरान ने रियाद में अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोन से हमला किया है। कल रात भी ईरान ने सऊदी के अमेरिकी दूतावास पर अटैक किया था, जिससे एम्बेसी को काफी नुकसान पहुंचा। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल की शक्ति के आगे ईरान कुछ भी नहीं, लेकिन ईरान क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है, इसकी गवाही तो ये तस्वीरें दे रही है। सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो, इन तमाम इलाकों से जो US के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो, वहां के रिहायशी इलाके हो, वहां के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। US एम्बेसी की तस्वीर तो हम आपको दिखा ही रहे हैं रियाद पर, जहां ईरानी हमला हुआ। जितना नुकसान हो रहा है ये ईरान की कैपेबिलिटी में है और ये उसकी जद में भी है। अमेरिका ये बात अच्छी तरह से जानता है और इसलिए अमेरिका से शायद ये लगातार टिप्पणियां आ रही हैं कि अभी ये युद्ध और लंबा चलेगा, इतनी आसानी से खत्म नहीं होने जा रहा ये युद्ध। लेकिन इस युद्ध से हासिल क्या हो रहा है, किन किन टारगेट को अमेरिका और इजराइल मिलकर न्यूट्रलाइज कर पाया है। ईरान पर अगर मौत पहाड़ बनकर टूट रही है तो इन खाड़ी देशों के लिए भी स्थिति कोई बहुत आसान तो नहीं है। और जब भी इस तरीके की जंग छिड़ती है उससे जो ग्लोबल प्रेशर बनता है बाकी कंट्रीज पर भी, आप शेयर मार्केट को देखें, आप ऑयल प्राइसिंग को देखें, हर तरफ इसका असर तो दिखाई दे रहा है। ये युद्ध कहां जा रहा है, किस मोड़ पर आज ये युद्ध चौथे दिन खड़ा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। एयर कॉमोडोर कार्तिक काले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मेजर जनरल संजय फोई हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, साथ ही फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। बीते 3 दिनों से चर्चा करें और आज चौथा दिन है जब हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी दूतावास पर निशाना बनाया गया। सऊदी अरब, बहरीन, कतर, UAE, जॉर्डन और कुवैत। क्या सऊदी अरब ये कह सकता है कि इस जंग में वो पार्टी नहीं है? वो नहीं कह सकता, क्योंकि वो US की पार्टी है, इसलिए उसके ऊपर ये हमले हो रहे हैं। क्या बहरीन चुप होकर बैठ सकता है? वो नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसे भी इस जंग में शामिल कर लिया गया है। बड़ी खबर मैं आपको कुवैत से दे दूं। कुवैत के अमेरिकी बेस पर ईरान ने बड़ा हमला कर दिया है। ईरान ने 10 ड्रोन लगातार कुवैत की तरफ भेजे हैं और अफजान बेस पर अटैक किया है। और अफजान बेस की बात करें तो अमेरिका की मरीन फोर्स यहां पर तैनात है। स्ट्रैटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये। बताया जा रहा है कि यह हमला बहुत सटीक था, निशाने पर लगा, नुकसान भी पहुंचा होगा, जाहिर है। तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। मेजर जनरल संजय फोई, ये जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही है कि इजराइल कितना भी बारूद, अमेरिका कितनी भी ताकत अप्लाई कर दे, लेकिन ईरान के पास जितनी क्षमता है और जहां तक की उसकी क्षमता है वो अमेरिकी मरीन फोर्स को भी टारगेट करेगा, वो बेसिस को भी टारगेट करेगा। और वही नुकसान इस वक्त कुवैत में दिखाई दे रहा है, बहरीन में दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल देखिए ऐसा कि ईरान ने पिछले साल जून के बाद काफ़ी लेसन लर्न किए और उसको शायद अपनी टेक्निक को बेहतर बनाया, अपने असले को बेहतर बनाया, अपनी रेंजेस को इम्प्रूव किया और कैसे मिक्स करके अटैक करना है ताकि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनकी स्ट्रैटेजी प्लान क्या है? देखिए ऐसा है कि 2-3 चीज़ें पे वो काम कर रहे हैं। एक तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना, जो अमेरिका की बेसिस पर हमला करना ताकि अमेरिका की साख को चोट पहुंचे,
उनकी जो अटैकिंग है, जो कंट्रीज हैं, देश है जहाँ जहाँ उनकी बेसिस है, वहाँ पर वो फोर्स करें अमेरिका को कि आप शांति के लिए आए, बातचीत करें, जो शायद लगता नहीं कि संभव है इस समय पर। दूसरी वजह इनकी स्ट्रेटजी थी। दूसरी बात, वो इकोनॉमिक प्रेशर डाल रहे हैं। देखिए, सभी देश काफ़ी उन्नत देश हैं, जिससे दुनिया में इस समय, जैसे अभी आप बता रही थी, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है, और यूरोप वगैरह जो पहले इकोनॉमिक क्राइसिस से डील कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया, भारत, चाइना, इन सब देशों पर काफ़ी असर पड़ेगा और ये एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात जो है, ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल्स के ज़्यादा नंबर डाल, स्ट्रैक्टिकली जब हम देखते हैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा संख्या में मिसाइल, ड्रोन्स और डिकॉय यानी कि नकली मिसाइल भी भेजें, नकली ड्रोन भी भेजें, ताकि एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म कर दे। जैसा आपके चैनल में देख रहे हैं सुबह से कि किस प्रकार से काफ़ी संख्या में गिरा देते हैं, लेकिन कुछ संख्या फिर भी टारगेट में पहुंचने में कामयाब होती है, और वही ईरान को मालूम है, वही उसका ऑब्जेक्टिव है। उसी स्ट्रेटजी पर ये काम कर रहे हैं ताकि कुछ मिसाइल भी पहुंचते हैं तो उनको नुकसान पहुंचता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए, बहरीन में, कतार में, इराक में, कुवैत में, अबू धाबी में, यहाँ सब जगह पे अमेरिका की बेसिस पर वो उन्होंने हमला किया है। लेकिन एक थोड़ा सा गलत लग रहा है एंगल यहाँ पे जो उनका निकल के आया कि बेसिस के साथ साथ उन्होंने इन देशों पर भी हमला कर दिया है, जिसके कारण अब ये देश काफ़ी हद तक ईरान के खिलाफ हो गए, नुकसान पहुंच रहा है। वो ईरान के खिलाफ खड़े हैं। ईरान जो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर या ब्रदरशिप के नाम पर अगर वो अपने लोगों को जोड़ सकता था, मुसलमानों को एक छतरी के नीचे ला सकता था, तो वो ऑप्शन अब उनके पास नहीं रह गया। इराक के एरबिल में अमेरिकी फौज पर हमला हुआ। एरबिल के होटल में अमेरिकी सैनिकों पर अटैक किया गया। तो ईरान का हमला अमेरिका है, अमेरिकी सैनिक है, अमेरिकी बेसिस है। लेकिन अब वो इराक में है तो वहां पर भी हमला होगा। और एरबिल की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस होटल पर हमला किया गया, जाहिर है वहां पर अमेरिकी सैनिक ही मौजूद थे, इसलिए वहां पर यह हमला किया गया। और बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को हो रहा है। अमेरिका इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस कह रहे हैं, इन हमलों को ही आप कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखें। जेडी वेंस ये कह रहे हैं कि हम जो करना चाहते हैं, हम उस तरह से इस जंग को लड़ रहे हैं। और जो हमने अब तक के इतिहास में इराक में झेला या अफगानिस्तान में झेला, वो ईरान में नहीं होने जा रहा। तो ईरान भले ही कितनी भी कोशिशें कर ले, ऐसा नहीं है कि ईरान इसमें कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर लेगा, या वो इजराइल को रोक लेगा या अमेरिका को रोक लेगा। इस बीच बहरीन से आ रही एक बड़ी खबर आपको दे दूं। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी बेसिस पर बड़ा हमला किया। बहरीन के होटल पर भी ईरान ने ड्रोन अटैक किया। जिस होटल पर ड्रोन अटैक हुआ, वहां अमेरिका के सैन्य अधिकारी रुके हुए थे। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमले में 2 अमेरिकी सैन्य अधिकारी घायल भी हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। शमशेर भाई, और भी एक है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब अमेरिकी बेसिस पे निशाना बनाया गया, तो क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि केवल अमेरिकी फौज को नुकसान हो रहा है? वहां पर जो मौजूद उस देश के नागरिक हैं, क्या उन्हें नुकसान नहीं पहुंच रहा? क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस नहीं हो रहा? क्या वहां की इकोनॉमी को इसका कोई असर नहीं हो रहा? अमेरिका ये जानता है कि उसके जितने मित्र देश हैं खाड़ी में, उन सबको इस जंग का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और यही ईरान चाहता भी है कि खाड़ी के मुल्कों पर प्रेशर बने और वो प्रेशर अमेरिका को झुकाने में कामयाब हो पाए। लेकिन नहीं, अमेरिका पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रोफेसर साहब, जो मैं फिर एक बार जेडी वेंस के बयान को ही अगर कॉन्टेक्स्ट में रखे ये सवाल आपके पास लेकर आऊं, वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का विजन बिल्कुल क्लियर है। वो मल्टी ईयर कॉन्फ्लिक्ट में जाना ही नहीं चाहता कि हर साल एक ऐसी स्थिति पैदा हो जहां पर अमेरिका, इजराइल और ईरान आमने सामने आकर खड़ा हो जाए। वो इसका एक डिसाइसिव एंड चाहता है। लेकिन वो डिसाइसिव एंड है क्या, और कैसे वो इसे हासिल करेगा? मीनाक्षी जी, डोनाल्ड ट्रंप वो सॉफ्टवेयर नहीं है, जो वो चाहते हैं वैसे वो काम करेगा। ये युद्ध है, और उन्होंने कहा कि ये इराक जो है वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक साबित नहीं होगा। मुझे लगता है आने वाला समय बताएगा कि अमेरिका के लिए ईरान क्या साबित होगा। अभी आप देखिए, अभी बहरीन को आपने दिखा रही थी, इराक आपने दिखा रहा था कि दोनों होटल में जिस प्रकार से अटैक हुआ है, वो उसका जो दर्द है वो अमेरिका को होता है। आपने कहा सिविलियन जो डैमेज वहां पर हो रहा है, ये होटल में रुकते कौन है?
ईरान ये कहता है कि हम वहां मारेंगे जहां जहां अमेरिका का कुछ भी होगा, यानी अपने दुश्मन को निस्तानाबूद करेंगे। ये ईरान की अपनी जिद है। तो इस वॉर फ्रंट में ये जेडी वेंस का कहना कि हम ट्रंप चाहते हैं, अरे जो ट्रंप चाहते हैं, ट्रंप कौन से ऐसी दुनिया की वो ताकत है? क्या दुनिया की आदर ताकतें सब फेल हो चुकी हैं? और यही कारण है कि वो चोट ईरान लगातार दे रहा है। ट्रंप को तो यह मालूम था कि खामेनी के जाने के बाद ईरान जो है सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान लड़ रहा है। ईरान अपने देश की संप्रभुता के लिए किससे लड़ रहा है? अमेरिका से लड़ रहा है। और यही बौखलाहट है ट्रंप को कि मैं 2 दिन तक कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो ट्रंप ने कहा क्या? ट्रंप ने यह कहा, ईरानियों से कहा कि अब आप आइए और सत्ता पर काबिज होइए, हम आपके साथ हैं। क्यों? आखिर ट्रंप वहां से आह्वान किसको कर रहे हैं? तो ये जो आह्वान, ये कायरता है और कहीं ना कहीं ट्रंप की बौखलाहट है। ट्रंप जो चाह रहे थे कि 48 घंटों में, 24 घंटों में ईरान को अपने कब्जे में कर लेंगे, तो ये वही भूल है जो भूल उसने वियतनाम में और अफगानिस्तान और इराक और लीबिया में की है। मुझे लगता है आने वाला वक्त बताएगा कि ईरान की पोजीशनिंग क्या होगी, लेकिन इतना तय है कि ईरान अब किसी भी हालत पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो आर पार की लड़ाई में है और जहां जहां उसको मौका मिलता है वहां वहां अमेरिका को तोड़ रहा है। बड़ी खबर आपको देते, बहरीन की सड़कों पर हिंसा भड़की हुई है। फोर्स और ईरानी समर्थक ये भीड़ आपस में टकराव की स्थिति में है। अमेरिकी दूतावास पर बाकायदा हमले की कोशिश हुई है। बहरीन पुलिस पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। तो ईरान समर्थक लोगों की भी अच्छी खासी संख्या है खाड़ी देशों में, और इसलिए बहरीन से तस्वीरें सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे कि ईरान पर अभी और बड़ा हमला होगा और ज्यादा विनाश होगा, वो ये कहते रहे, लेकिन बहरीन की जो ये तस्वीरें हैं जहां पेट्रोल बम से बहरीनी पुलिस पर हमला किया जा रहा है, ये तस्वीरें भी इस वक्त अमेरिका को देखनी चाहिए। उनके जितने मित्र देश हैं या सिंपैथाइजर्स हैं, वहां पर कितना नुकसान हो रहा है। अमेरिकी दूतावास पर अटैक की कोशिश हुई है और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहरीन की सड़कों पर हिंसा भड़की हुई है। अगर इन तमाम मुल्कों में सिविल वॉर की स्थिति पैदा होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार अमेरिका होगा, इसका जिम्मेदार इजराइल होगा। लेकिन इजराइल नो कॉम्प्रोमाइज विद ईरान ऐसी नीति के साथ और इस नियत के साथ सालों से काम कर रहा है। और ये कोई उसका आज का एक एक्शन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। बेरूत पर इजराइल का बड़ा हमला, एक और तस्वीर आपके सामने रख दूं, बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने अटैक किया है। अब ये जो प्रॉक्सी संगठन है, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, इसमें से अभी सबसे ज्यादा ताकतवर हिजबुल्लाह दिखाई दे रहा है। गाजा में हमास की कमर तोड़ने का काम पहले ही इजरायली अमेरिकी फौजें कर चुकी हैं, नाटो फौजें कर चुकी हैं, लेकिन अब सबसे ज्यादा ताकत आप देख रहे हैं वो हिजबुल्लाह की तरफ से आ रही है और बेरूत से ये काम कर रहा है, लेबनान से ये काम कर रहा है। इसलिए अब कोशिश क्या है इजराइल की कि हिजबुल्लाह को भी न्यूट्रलाइज किया जाए, ठीक वैसे जैसे हमास को किया गया, जैसे IRGC के ठिकानों पर वो बमबारी कर रहा है। लेकिन क्या वो इसमें उतना कामयाब हो पाएगा? एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हिजबुल्लाह एक बड़ी चुनौती है इस वक्त इजराइल के लिए। कितनी ताकत है हिजबुल्लाह के पास? हिजबुल्लाह काफ़ी वीकेंड हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। और IDF अगर ज़मीन पे अंदर घुसती है तो फिर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेती है। IDF वही अवॉइड करने की कोशिश कर रही है। एरियल अटैक से उनकी जितनी भी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है, बेसिकली कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन, उसको अटैक करेगी, कमांड एंड कंट्रोल को अटैक करेगी। और उसके अलावा अदरवाइज उनको ज़मीन में अंदर घुसना पड़ेगा लेबनान में, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, जो वो करना नहीं चाहते हैं। ये नेतन्याहू के ओरिजिनल प्लान का भी पार्ट है। परंतु जो इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ऑन द मेजर लड़ाई, ईरान के स्ट्रेटेजिक जो एम्स हैं उसके ऊपर, तो उसमें देखिए ऑलमोस्ट मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 4,500 डिफेंसिव मिसाइल्स अभी जो है मिडिल ईस्ट में यूज़ हो चुके हैं। और मेरे हिसाब से नेक्स्ट कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट के पास डिफेंसिव मिसाइल्स नहीं रह जाएंगे। तब ईरान की जो मिसाइल स्ट्रेंथ है वो यदि उस समय यूज़ होती है प्रॉपर तरीके से, और अगर 2 दिन के भीतर ईरान की जो मिसाइल स्ट्रेंथ है उस पर इसराइल और US दबाव नहीं डालते हैं या उसको ख़त्म नहीं करते हैं, तो मिडिल ईस्ट के लिए बहुत ही भयंकर स्थिति हो जाएगी। बहरीन में जो हो रहा है वो बेसिकली इसलिए हो रहा है बिकॉज शिया मेजॉरिटी कंट्री, और उसमें केवल सुन्नी जो है वो शेख साहब हैं, दैट्स ऑल। तो डेफिनेटली ये होना था। अजरबैजान एक और देश है, वो इस लकली इस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं है। और साथ में एक और लॉन्ग टर्म जो मुझे लगता है जो पूरा ईरान का एम है वो है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो हेजेमनी है मिडिल ईस्ट में उसको पूरी तरह से ख़त्म करना। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आइडियोलॉजिकल डिवाइड जो है इन देशों में बढ़ाई जाए, और ये आइडियोलॉजिकल डिवाइड अब बढ़ रही है। ये आइडियोलॉजिकल डिवाइड किस हद तक बढ़ पाएगी? क्योंकि
एट द एंड अगर इकोनॉमिक क्राइसिस बनती है, जो कि बनती हुई दिखाई दे रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है, ईरान ये पहले ही ऐलान कर चुका है, अगर इकोनॉमिक क्राइसिस बनती है तो फिर ये आइडियोलॉजिकल डिवाइड कितना आगे बढ़ पाएगी, कितनी कामयाब हो पाएगी? देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस विल हेल्प द आइडियोलॉजिकल डिवाइड। हमेशा ऐसे ही होता है, जिस देश में इकोनॉमिक क्राइसिस होती है उन्हीं देशों में आइडियोलॉजिकल डिवाइड ज्यादा आती है और सड़कों पे आ जाती है। बिकॉज अनरेस्ट, सिविल अनरेस्ट जो है वो एक्सेलरेट होता है यदि इकोनॉमिक हार्डशिप हो, और सिविल अनरेस्ट अगर इकोनॉमिक लिबर्टी हो या इकोनॉमिक सस्टेनेंस हो, डेवलपमेंट हो, तो सिविल अनरेस्ट जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये इतिहास का लेसन है। तो डेफिनेटली उस तरीके से जो ईरान का जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल लग रहा है वो बेसिकली मिडिल ईस्ट में क्राइसिस उत्पन्न करना लग रहा है। और ईरान आइडियोलॉजिकल, देखिए ऑलरेडी ईरान मुसलमान समाज की आइडियोलॉजिकल लीड ले चुका है मेरे हिसाब से। बिकॉज जिस तरह से आप ये मान के चलिए, चाहे खामेनेई को हम ये बोलें कि खामेनेई की हत्या हुई है, परंतु खामेनेई के मार्टरडम को ईरान देख रहा है और जितना भी मिडिल ईस्ट का कॉमन सिटीजन है वो इस बात को देख रहा है। याद रखिए, मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है मोनार्कीज हैं, वहाँ कोई डेमोक्रेसी का कोई स्थान नहीं है, मोनार्कीज है। और जहाँ मोनार्की होती है वहाँ ऑटोक्रेटिक रूल तो होता ही है और लोगों के बीच में डिसेंट होने की बहुत संभावना है। कुछ हद तक वो डिसेंट, अगर मैं कहूँ दुबई में, यूएई में दिखाई दे रहा है, वो आम लोगों में है। हालांकि बहुत कम पॉकेट में है, बहुत कम ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने जिस जंग को शुरू किया है उसमें उसका ध्यान केवल इजराइल को बचाने पर ज्यादा है या अपने बेसिस को बचाने पर है। क्या वो वहां के आम नागरिकों के बारे में सोच रहा है, उन खाड़ी देशों में जहां पर ईरान लगातार अटैक कर रहा है? क्या उन्हें बचाने के लिए, क्या उनके लिए खड़े होने के लिए अमेरिका कुछ कर रहा है? एक सवाल तो ये पूछा जा रहा है खाड़ी देशों में। बड़ी खबर आपको दे दूं, ईरान पर हमले से जुड़ी हुई जानकारी आ रही है। ईरान की परमाणु साइट पर एक बार फिर हमला हुआ है। ईरान की नताफ परमाणु साइट पर हमला होना ये इसलिए चिंता पैदा करता है कि अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर परमाणु लीकेज हो गया तो ये कितनी बड़ी त्रासदी लेकर आ सकता है। आप इसे इस लिहाज से देखें। और अमेरिका क्या कहता आ रहा है कि उनके पास वो मैच्योरिटी नहीं है, ईरान के पास ना वो मैच्योरिटी है, ना वो इंटेलेक्ट है, ना वो इंटेलिजेंस है कि वो इस तरीके की चीजों को हैंडल कर सके। और जनरल सोई, ये सबसे बड़ा डर है कि अगर थोड़ा सा भी संयंत्रों से लीकेज हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ये मानवता के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा होगा। बिल्कुल मीनाक्षी जी, इसमें कोई शक नहीं है। हमने देखा चेर्नोबिल जैसा एक छोटा सा लीक हुआ था, उससे कितना बड़ा असर पड़ा था। यहाँ पर अगर होता तो उससे कई गुना ज़्यादा होगा। ना केवल ईरान बल्कि आसपास के बाकी अरब देश, उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। यही कारण है कि IAEA ने इस बारे में चिंता जताई है। मैं यहाँ एक छोटा सा बात और कहना चाहूँगा। देखिए, ज़ैपोरिज़िया में रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। ज़ैपोरिज़िया में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, लेकिन उसके ऊपर दोनों देशों ने ही अटैक नहीं किया, एक जिम्मेदारी के हिसाब से काम किया है। यहाँ पर अगर इस पर हमला होता है और लीकेज होती है तो डेफिनेटली, जैसे आप कह रही हैं, कि मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा और उसके बाद आगे कई सालों तक वो इलाका इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगा। मीनाक्षी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसलिए क्या जिस मेच्योरिटी के बाद अमेरिका ईरान से एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या वो मेच्योरिटी अमेरिका भी दिखा रहा है? सवाल तो ये भी है। इधर ईरान की नौसेना को पूरी तरह से खत्म करना, ये एक ऑब्जेक्टिव है जो इजराइल और अमेरिका लेकर चल रहा है। प्रॉक्सी ग्रुप को मिलने वाली ईरानी मदद को वो पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, क्योंकि अगर ये प्रॉक्सीज तक मदद नहीं पहुंची तो ये हिजबुल्लाह, ये हूती, ये हमास अपने आप खत्म होता चला जाएगा। ये उनके ऑब्जेक्टिव में है। ईरान की मिसाइल क्षमताओं को नष्ट करना, ये अमेरिका के ऑब्जेक्टिव में है। तो इनमें से कितने ऑब्जेक्टिव्स को वो फुलफिल कर पाया है, ये एक बड़ा सवाल है। अमेरिका ने ईरान की वॉरशिप को उड़ाया। अमेरिकी सेना ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया। अब तक ईरान की 11 वॉरशिप तबाह की जा चुकी है, ऐसा अमेरिका दावा कर रहा है। तो आप जिन वॉरशिप्स को तबाह करने के वीडियो लगातार जारी कर रहे हैं, आप वाकई में ये कर पा रहे हैं या प्रोपेगेंडा वॉर का एक हिस्सा है? और नौसेना, कितनी ताकत है ईरानी नौसेना के पास? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना सर, कि इतनी ताकत है भी, कितना आप तबाह कर रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली ईरान के पास कोई ज़्यादा ताकत नहीं है। ईरानी नेवी जो है वो एक्चुअली अपने गल्फ एरिया से कभी बाहर नहीं गई है, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी सुबह भी मैंने पिछले प्रश्न के जवाब में कहा था कि अराउंड 20 से ज़्यादा फ्रिगेट्स नहीं हैं जो एक्चुअली एक्टिव हैं, और बाकी मर्चेंट शिप्स हैं, छोटी शिप्स हैं, पेट्रोल बोट्स बहुत ज़्यादा हैं उनके पास, बिकॉज वो बेसिकली पेट्रोल बोट्स को उस छोटे से जो स्ट्रेट एरिया है उसको पेट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा उनके पास ज़्यादा कोई नेवल पावर नहीं है।
तो उस तरीके से देखा जाए तो डेफिनेटली स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को रोकना ईरान के लिए एक डिफिकल्ट चॉइस है, परंतु स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्योंकि खुद गहरा नहीं है और बहुत छोटा इलाका है, 22 किलोमीटर मैक्सिमम उसकी विड्थ है एट द नैरोएस्ट पॉइंट, तो वहां पर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डेफिनेटली बंद किया जा सकता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी लेकिन सर प्रॉब्लम फिर ईरान अभी तक इस जंग को चौथा दिन है, ये होल्ड कैसे कर पा रहा है? आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने अपने मैक्सिमम डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करके अपनी क्षमताओं को वैसे ही नष्ट कर लिया है। कुछ वो अटैक मोड पर है, लेकिन वो उनके बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां पर वो अटैक कर रहे हैं। और ये युद्ध का चौथा दिन देखिए, ईरान बहुत बड़ा देश है एंड सबसे ज्यादा समझने की बात यह है कि मोस्ट ऑफ द एरियाज आर नॉट वेरी हेवीली पॉपुलेटेड। दैट मीन्स कि कुछ एरिया डेजर्ट में आता है, कुछ रॉकी माउंटेन्स हैं, कुछ जो है वो प्लेटो टाइप्स हैं जहां पर डेजर्ट और रॉक का मिक्सचर है। तो वहां पर उन्होंने अपनी जो है सैन्य शक्ति को एक्चुअली पहले से ही प्लान करके रखना शुरू कर दिया। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर डिसेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल में यदि लड़ाई लड़ी जाती है तो एक तरह से ईरान गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए एक्चुअली अब तैयार है। एंड इसमें क्या हुआ है कि उस अमेरिकन जो इजरायली एम था, दैट मीन्स कि कमांड एंड कंट्रोल के जो ईरान का ओरिजिनल कमांड एंड कंट्रोल था, सिविलियन या मिलिट्री, उसको हटाने से एक्चुअली इस वॉर को ईरान को चलाने में आसानी हो गई है। बिकॉज मोमेंट कमांड एंड कंट्रोल चला जाता है, जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं वो अपनी फिक्स टारगेट साइट्स पे और फिक्स टारगेट प्रोबेबली जो उनको पहले से दिए गए हैं उन्हीं पे फायर कर रही है। और नाउ उनको क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं है, या तो सैटेलाइट से आप उस लॉन्च साइट को पिक करिए जहां से वो लॉन्च हुआ है, नहीं तो आप उस लॉन्च साइट को 2 मिनट के बाद आप उस लॉन्च प्लेटफॉर्म को आप देख नहीं पाएंगे, वो छुप जाएगा। एक और बड़ी खबर देते हैं हम दर्शकों को। ईरान के मिसाइल साइट पर अमेरिका ने अटैक किया है। अमेरिका के B-1 बॉम्बर ने मिसाइल साइट उड़ा दी है। ईरान की मिसाइल लॉन्च को भी उन्होंने तबाह कर दिया है। तो ईरान इस वक्त चौतरफा घिरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस तरह से एक के बाद एक हमले के वीडियो सामने आ रहे हैं, उससे तो ये समझ में आता है कि अमेरिकी इजरायली टारगेट पर ईरान के बेसिस हैं, उनकी फैसिलिटीज हैं, और जिसमें से एक ऐसी मिसाइल साइट को उन्होंने तबाह कर दिया। और जितनी तबाही आएगी धीरे धीरे करके ईरान उतना कमजोर होता चला जाएगा। लेकिन ईरान को कोई वेनेजुएला समझने की गलती भी ना करे। पश्चिमी तेहरान से भी एक बड़ी खबर आपको बता दूं। पश्चिमी तेहरान में भयंकर बमबारी हुई है। अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक IRGC के बेस पर हुई है, जिससे वहां पर भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। और मैं प्रोफेसर साहब वही ये कह रही थी कि ये कोई गाजा तो है नहीं कि 20 बाय 20 किलोमीटर की पट्टी हो जहां पर आप तबाही मचाएं और उसके बाद फिर वहां पर आप अपना एक बोर्ड ऑफ पीस लेकर आ जाएं। ये एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसके पास उतनी बड़ी सामरिक क्षमता भले ही ना हो, लेकिन हौसला इनका बहुत बड़ा है। और अभी जैसे वो ये कह रहे थे कि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ती है, इकोनॉमिक क्राइसिस का असर वहां के सिविलियंस पर पड़ेगा, फिर सिविल क्राइसिस में दिखाई देगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो हाल इराक में हुआ था, जो सीरिया में हुआ था, जो अफगानिस्तान में हुआ था, कुछ वही तस्वीरें यहाँ पर भी ईरान में भी दिखाई दे। देखिए, जो दूसरा पॉइंट है आपका, वो उस पॉइंट पर थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहूँगा, सिविल अनरेस्ट की और आर्थिक दबाव पर। ईरान ऑलरेडी आर्थिक दबाव झेल रहा है, इतने सैंक्शन ईरान पर लगे हुए हैं, तो अब ईरान को ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो आर्थिक दबाव है कि नहीं है। वहाँ की जनता इसमें एक्चुअली उनको अभ्यास हो चुका, पहली बात। दूसरी बात ये है, ईरान की क्षमता को लेकर के 2 दिन से 3 दिन से हम लगातार ही बात कर रहे हैं, और मैं तो पिछले 15 दिन से बात कर रहा हूं कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। ट्रंप ये बात मानने को तैयार नहीं थे। उनको लगा था कि मैं एक दिन में पकड़ के ले आए, किडनैप को, इसको भी एक दिन में मार दिया। अब दुनिया मुझे कहे कि वाह क्या बात है, दुनिया में तो एक ही तानाशाह, एक ही राजा बचा हुआ, ट्रंप। तो अगला नंबर किसका आएगा? अब क्यूबा पर चलते हैं। तो ये इस तरह की जो टेंडेंसी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, ये बहुत खतरनाक है। और मुझे लगता है ईरान अपनी पूरी शिद्दत के साथ अमेरिका को चोट दे रहा है, अमेरिका के उन सैटेलाइट स्टेट को चोट दे रहा है जिसका दर्द अमेरिका को हो रहा है। अभी मिडिल ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, सऊदी अरब की बात करें, थोड़ा मैं तो बड़ा चिंता में हूं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। सऊदी पाकिस्तान के तो पैक्ट है, डिफेंस पैक्ट है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान मार रहा है, सऊदी को ईरान मार रहा है, और ये दोनों कुछ कर ही नहीं रहे। यही अमेरिका चाहता था। अमेरिका ये चाहता था कि ये आग लग जाए मिडिल ईस्ट में और मैं यहां से बैठ करके इनको खत्म कर दूं। और ये बात ये मिडिल ईस्ट के कंट्री समझ नहीं पा रहे थे। अब लेकिन ईरान को ये मालूम था कि हमें लड़ना है तो लड़ना है। इसीलिए अमेरिका में बैठ करके डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान की जनता, बहादुर जनता,
आ जाइए हमारा साथ दे दीजिए। लेकिन ईरान की जनता, जैसे आपने कई बार कहा है कि ईरान की जनता वो वेनेजुएला की जनता नहीं है कि उनका राष्ट्रपति को भाड़े में ले जाएगा और उसकी जनता वहां की ताली बजा दी जाए। तो मुझे लगता है वो अमेरिका सर समझ चुका है, वो इजराइल भी समझ चुका है, और इसलिए जब बेंजामिन नेतन्याहू एक तस्वीर जारी करते हैं जिसमें वो वॉर सेंट्रिक बुक को सामने रखते हुए बात करते हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो एक वॉर चाहते हैं और वो इतिहास फिर से बदल